वेलकम टू एस.एंड.के एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। सेट 4 हमने कवर कर चुका है ऑलरेडी। इसके पहले इस सीरीज का यह सेट 5 वीडियो है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले सेट 4 वीडियो तक नहीं देखा है दोस्तों, उससे आप पहले ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस को इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है ताकि एक ही क्वेश्चंस में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ। साथ ही जो दोस्तों एनसीईआरटी के जो 6 से 12 तक की जो बुकें हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, जब आपकी क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होगी दोस्तों तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, उसमें आप जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें आराम से इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पूरी बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेट 5 वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगती है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेट 5 वीडियो को दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC। ठीक है, WBC निम्न में से क्या कार्य करती हैं? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, या रोगाणु का विनाश, या फिर रक्त का थक्का बनना। दोस्तों जो WBC होती हैं वो रोगाणुओं का विनाश करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसे हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग होता है, लिक्विड भाग जो होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि पीले रंग का होता है। रक्त कोशिकाएं जिसे कणिकाएं कहते हैं, इसमें क्या होती हैं? तैरती रहती हैं। प्लाज्मा में ही जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो तैरती रहती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और पट्टिका यानी कि प्लेटलेट्स। RBC, WBC, इसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 कणिकाएं जो होती हैं यानी कि रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, परिवहन करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, लाल रक्त कोश कणिकाएं जो होती हैं, RBC जो होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, जबकि WBC जो होती हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनमें रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उन रोगाणुओं को WBC क्या करती है? नष्ट करती है। जबकि प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में के कारण होते हैं ये प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। प्लेटलेट्स को हम लोग दोस्तों प्लाज्मा को हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा मानव के कुल रक्त का कितना होता है? 55% भाग जो होता है मानव के कुल ब्लड का, लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, जो पीले रंग का होता है, लगभग हल्का पीले रंग का होता है। इसका अधिकाधिक भाग जो होता है, लगभग 90%, इसमें क्या होते हैं? जल होते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होते हैं और इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करते हैं। ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, यकृत में बनने वाले क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ये सभी क्या है? यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं इसमें क्या करती हैं? तैरती रहती हैं प्लाज्मा में, जो कि 3 प्रकार की होती हैं रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, ब्लड सेल्स क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC जो होते हैं दोस्तों, ये कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण जो होता है रुधिर का रंग लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। RBC जो होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन के वहन का कार्य करते हैं। RBC जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है, RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। इसको याद रखना दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं ये। रक्त के अगर हम pH मान की बात करें तो रक्त का जो pH मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। हमारे रक्त का जो pH मान होता है वो
7.35 से 7.45 होता है। तो ये तो आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी जो होते हैं यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती है, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में अनुपस्थित होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक युक्त होता है। ठीक है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं डब्ल्यूबीसी, तथा रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। अगर रक्त कोशिकाओं में हम बात करें तो रक्त कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। इनका जो जीवन काल होता है, वो 10 से 12 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 10 से 12 दिन का होता है बस। ठीक है। मोनोसाइड या केंद्रकाणु जो होते हैं वो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो मोनोसाइड या केंद्रकाणु होते हैं। लसिका कोशिकाएं दोस्तों, लसिका कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं। लिम्फोसाइट सेल जिसे हम कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, एवं सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी भी इसे कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इनका जो निर्माण होता है वो लसिका गांठ, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है डब्ल्यूबीसी का। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती हैं? मजबूत बनाती हैं। जब आदमी में या किसी जानवर में एड्स हो जाते हैं दोस्तों, तो एड्स होने पर इनकी संख्या यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। ठीक है। एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है। यह रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रक्त से संबंधित हैं दोस्तों, उसको देख लीजिए। जैसे पहला क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होते हैं, इनका निर्माण जो होता है दोस्तों जन्म से लेकर वयस्कों तक लाल अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है, जन्म से लेकर वयस्कों तक। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? हम कब्रगाह कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करती है। प्लीहा जो होती हैं वह मृत आरबीसी का, मरे हुए आरबीसी का क्या करती है? निपटान करती हैं, इसीलिए कब्रगाह कहते हैं इसे। रक्तदाब का जो नियंत्रण होता है दोस्तों वो एड्रिनल ग्रंथि करती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि करती हैं। ठीक है। रक्तदाब का जो नियंत्रण करती हैं वो अधिवृक्क ग्रंथि करती हैं। आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है, आरबीसी की जो संख्या होती है दोस्तों, वयस्कों में 4.6 से 6 तक 4.6 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती हैं। वयस्कों में आरबीसी की संख्या जो होती है वो 4.6 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। वहीं अगर वयस्क पुरुष में दोस्तों, वयस्क पुरुष में 4.6 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती हैं। ये थे वयस्क पुरुष में। वयस्क महिला की बात करें तो इसमें होती हैं 4.2 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है। ठीक। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति किसके क्या कहलाती है? इस्कीमिया। अगर मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं है तो वो क्या कहलाता है? इस्कीमिया कहलाता है। इस्कीमिया। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो कुल मात्रा होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। अगला पॉइंट है, रुधिर में हिपैरिन या एंटीथ्रोम्बिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाए जाने के कारण रक्त में थक्का नहीं बनता है। ठीक है। रुधिर में अगर हिपैरिन या एंटीथ्रोम्बिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाए जाते हैं तो रुधिर में रक्त उसमें थक्का नहीं बनता है। ठीक है। ये थे रक्त से संबंधित पॉइंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिकाएं, तीसरा है हृदय, चौथा है वृक्क यानी किडनी। इनमें से बताना है आपको कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, देखते हैं।
देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज पहले देख लेते हैं। रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। रक्तवाहिकाएं एवं हृदय तीनों ही क्या है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्तवाहिकाएं और हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होते हैं। रक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन हो गए, पचे हुए भोजन हो गए, अपशिष्टों का हो गए, इनका सभी का क्या करते हैं, परिवहन करता है रक्त। ठीक है, ये परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार के रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी यानी कि आर्टरी और शिरा यानी कि वेन। ठीक है, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनी क्या करती हैं, ध्यान से सुनना, धमनी क्या करती हैं, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं, जबकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है। ठीक है, रक्त प्रवाह जो होता है वो तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, इसलिए वाहिनियों की भित्तियाँ क्या होती है, मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक है, वाहिनियों की जो दीवार होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। शिराएं क्या करते हैं, शिराएं जो होते हैं दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, शिराएं जो करती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ यानी कि शिराओं की जो दीवार होती है अपेक्षाकृत पतली होती है। धमनी की मोटी होती है, शिराओं की दीवार पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, बाकी और जगह नहीं। हृदय रक्त जो होते हैं, हृदय रक्त द्वारा दोस्तों पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करते हैं। हृदय जो होते हैं रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए वो पंप का कार्य करते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। किडनी क्या है, यानी वृक्क जो है दोस्तों वह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। बाकी आपके रक्तवाहिकाएं और हृदय जो हैं ये सभी परिसंचरण तंत्र के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सक द्वारा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, ईसीजी या ईईजी। दोस्तों चिकित्सक जो है वो हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी को पता है हमारा जो हृदय होता है दोस्तों, यानी कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक है, मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के कक्ष की जो भित्तियाँ होती हैं दोस्तों वो पेशियों की बनी होती हैं। यही पेशियाँ जो होती हैं वो लयबद्ध रूप से संकुचन करती हैं और विश्रांतित करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जो हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। ठीक है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जो हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करती है, यानी कि एम्पलीफाई करती है। बाकी उसके अलावा जो दोस्तों पेसमेकर का जो उपयोग होता है, हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयोग में होने वाला उपकरण होता है। पेसमेकर जो होता है वो एक छोटा सा उपकरण होता है, जिस मनुष्य की हृदय गति कम हो जाती है दोस्तों, तो उसके हृदय गति को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम पेसमेकर उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होते हैं ईसीजी का जो प्रयोग होता है वो संकुचन एवं विश्रांति यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए करते हैं। ईसीजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके अलावा ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ जो होता है दोस्तों, उसका प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मछली, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है स्पंज। इसमें से किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता?
मछली हाइड्रा स्पंज में से किन में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। इसमें केवल मछली में ही दोस्तों परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जबकि हाइड्रा और स्पंज में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। देखिए दोस्तों, हाइड्रा और स्पंज जो होते हैं, कुछ जंतुओं में, हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिस जल में वो रहते हैं वही जल जो होता है उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, यानी कि उनके जो भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है वो जल ही करता है जिस जल में वो रहते हैं। जब जल बाहर निकलता है उनके शरीर से तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है, ठीक है। इसलिए परिसंचरण के लिए रक्त के समान तरल की कोई आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती है। जबकि मछलियों में क्या होता है, मछलियों में परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जबकि हाइड्रा और स्पंजों में परिसंचरण के लिए रक्त के समान तरल की कोई आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती है। हाइड्रा और स्पंज में, मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि मछली में इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3, यानी कि हाइड्रा और स्पंज में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपोहन यानी कि डायलिसिस। अपोहन यानी डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी शरीर का कौन सा अंग होता है जो जिसके कार्य न करने पर डायलिसिस की क्रिया हमें अपनानी पड़ती है, डॉक्टरों को अपनानी पड़ती है। हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े में से दोस्तों किडनी में। किडनी अगर अक्रिय हो जाता है यानी कि कार्य करना बंद कर देता है तो डायलिसिस की क्रिया अपनानी पड़ती है डॉक्टरों को, ठीक है। वृक्क दोस्तों, किडनी जो होती है, किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त को छानना। रक्त को छानने का जो कार्य होता है वो किडनी का होता है। अपोहन की विधि के द्वारा वृक्क के अक्रिय हो जाने पर की स्थिति में किया जाता है। अगर वृक्क जो है किडनी अक्रिय हो जाता है तो हमें अपोहन की विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। रक्त, किडनी जो होता है दोस्तों मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इसे, किडनी क्या है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है, ठीक है। जो किडनी जो होते हैं, जैसे मूत्रवाहिनियाँ हो गए, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, इनमें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं सभी मिलके। किडनी हो गया, मूत्रवाहिनियाँ हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, सम्मिलित रूप से उत्सर्जन बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी सम्मिलित होकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर से निकलने वाला पसीना जो होता है वो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखने में भी सहायता करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, किडनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मछली दोस्तों कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। दूसरा कथन कह रहा है, सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें आपका कथन 1 सही है दोस्तों, कथन 2 गलत है आपके, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। देख लेते हैं इसे हम। जंतुओं के शरीर में
दोस्तों रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की जो विधि होती है वह जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु जो होते हैं वो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। उसके अलावा पक्षी, छिपकली हो गए, सांप हो गए जैसे कुछ जंतु अपने शरीर को अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन दोस्तों वह अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वो यूरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, यह पदार्थ जो होते हैं वो यूरिक अम्ल होते हैं जो मुख्यतः सफ़ेद रंग का यौगिक होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो होते हैं यूरिया। मानव के द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। तो इसमें आपका कथन 1 सही हो जाएगा, कथन 2 आपका गलत है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो सांप होते हैं वो नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन नहीं करते हैं बल्कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सांप। ठीक है, पक्षी, छिपकली, सांप ये सब क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है मूलों द्वारा, कथन ए दिया गया है, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल जो होता है अभिकर्षित यानी खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। मूल यानी जड़ों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल जो होता है वो अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। कारण कह रहा है कथन का, पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसक बल निर्मित होता है। इसमें से बताना है आपको कथन और कारण में कौन से सही है या कौन सा स्पष्टीकरण सही है या नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों कथन ए भी सही है और कथन कारण आर भी सही है और कारण साथ ही साथ कारण आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, पादपों में वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण, जिसके कारण मूलों यानी जड़ों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल जो होता है वो अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का ये प्रक्रम दोस्तों पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है, यही प्रक्रिया। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। इसमें आपको बताना है दोस्त कौन सा कथन आपके सही है, 1, 2 या दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपको कथन 1 सही है, ये कथन आपका सही है, कथन 2 आपके गलत है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कायिक प्रवर्धन यानी कि जो कलम वाली जो प्रक्रिया होती है, किसी दूसरे पौधे का कलम काट के हम दूसरे पौधे में जोड़ देते हैं, वो कायिक प्रवर्धन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन दोस्तों द्वारा पादप जो है वो कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है फल जल्दी लगते हैं बीज वाले पौधों की अपेक्षा। जो कलम वाले पौधे होते हैं यानी कि कायिक प्रवर्धन वाले होते हैं उसमें फल जल्दी लगते हैं। कथन 2 क्या है, वही कह रहा था बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। ये गलत है क्योंकि दोस्तों जो इसमें उल्टा हो गया है, कायिक प्रवर्धन वाले जो पौधे होते हैं वो बीजों की अपेक्षा जल्दी फूलते हैं और फलते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन कथन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए पादपों में जनन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक 2 जनन होते हैं पादपों में। अलैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ विधियां खंडन, फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन
यानी कि बडिंग, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन और कायिक प्रवर्धन है। ठीक है। अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन में कुछ विधियां जो होती हैं वो खंडन विधि के द्वारा होती हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं। कुछ विधियां दोस्तों वो खंडन हो गए, कुछ विधियां मुकुलन तथा कुछ विधियां बीजाणु निर्माण और कुछ विधियां कायिक प्रवर्धन है अलैंगिक जनन में। ठीक है। इसमें से कायिक प्रवर्धन की जो विधि होती है वह पत्तियों, तना तथा और मूल जैसे कायिक भागों में से नए पादप उगाए जाते हैं, जिसे हम कलम लगाना कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं दोस्तों, बीजों की अपेक्षा, बीज वाले पौधों की अपेक्षा कम समय में ये फल देते हैं तथा साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कायिक कथन ए कह रहा है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन यानी कि कलम की प्रक्रिया, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कारण आर कह रहा है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जो है एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें से बताना है आपको कौन सा सही कथन और कारण सही है, या इसमें से कौन सा स्पष्टीकरण है, करता है या नहीं करता है। इसमें देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, कायिक प्रवर्धन जो होते हैं दोस्तों वो नए पादप जनक पदार्थ की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि ये एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके विपरीत लैंगिक जनन जो होते हैं, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जन यानी कि जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जो होते हैं वो बीज उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जो होते हैं वो बीज उत्पन्न करते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन में कायिक भागों से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में बीज के माध्यम से हम पौधे उगाते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या करते हैं, हम कलम काट के दूसरे पेड़ में जोड़ देते हैं। ठीक है। इसमें सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। तो इसमें आपका कथन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या है, एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, सही है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप क्या है, एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं कायिक प्रवर्धन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है, ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। दूसरा कथन कह रहा है, शैवाल में जनन जो है वो प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है शैवालों में। तीसरा कह रहा है, मांस और फर्न में जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो सही कथन आपको बताना है 1, 2 और 3 में से। देखिए, ईस्ट क्या है दोस्तों, ईस्ट एक एकल कोश की जीव है, यानी कि एक कोश की जीव है। ईस्ट जो है एक कोश की जीव है, जिसमें जनन जो है वो मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन की क्रिया के द्वारा होता है। मुकुलन में दोस्तों ईस्ट कोशिका जो होते हैं वो ईस्ट जो है मुकुलन में ईस्ट जो है वो कोशिका से छोटा मुकुल बाहर निकलता है। ठीक है। मुकुलन में ईस्ट जो है कोशिका से छोटा मुकुल बाहर निकलता है और अपनी जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बना लेता है। जबकि शैवाल में दोस्तों जनन प्रक्रिया जो होती है वो खंडन के माध्यम से उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में शैवाल दोस्तों, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, स्पायरोगायरा क्या है, एक शैवाल है। जैसे शैवाल इसमें दोस्तों 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है तथा ये दोनों खंड जो होते हैं, ये टुकड़े जो होते हैं नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा जो मांस और फर्न होते हैं दोस्तों, जैसे मांस और फर्न जैसे पादप जो होते हैं, जनन इनकम इसमें जो जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु क्या होता है, अलैंगिक जनन ही करते हैं, यानी कि ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, अलैंगिक जनन इसे कहते हैं। ठीक है।
मांस और फल जैसे पौधों में जनन क्या होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। शैवाल में खंडन विधि के द्वारा होता है। ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इसमें आपका कथन क्या हो जाएगा, कथन आपके तीनों सही हो जाएंगे। ईस्ट में मुकुलन की विधि के द्वारा होता है, शैवाल में खंडन के द्वारा होता है, मांस और फल में बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं मांस और फल में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एक लिंगी पुष्प, पहला कथन कह रहा है एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर होता है या फिर केवल स्त्री केसर होता है। यानी कि नर और मादा, या तो नर होगा या तो मादा होगा एक लिंगी पुष्प में। दूसरा कह रहा है सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, इन दोनों कथन में से आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही है, 1, 2 या दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपका कथन 1 तो सही है, कथन 2 आपका गलत है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प में साफ साफ नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक लिंगी पुष्प में या पुष्प जो होगा वो या तो केवल या तो पुंकेसर होगा, यानी कि या तो नर होगा या फिर स्त्री केसर होगा। ठीक है, दूसरा कथन इसलिए गलत है, पहला तो सही, दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के जो पौधे होते हैं उनमें जो उगने वाले पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी नहीं होते हैं। देखिए ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल एक पुंकेसर होता है या तो केवल स्त्री केसर होता है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि जिन पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी या खीरा हो गया, ये सभी क्या है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। इनके जो पुष्प हैं वो एक लिंगी होते हैं, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा इनके पुष्प में, मक्का, पपीता और ककड़ी और खीरे में। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इसमें एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक है, ये एक लिंगी नहीं होते हैं, ये 2 लिंगी होते हैं। बताना है आपको कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा कथन कह रहा है जहां स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण के परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखते हैं। देखिए दोस्तों, पुष्प में उपस्थित जो परागकण होता है वह हल्के होते हैं, जो वायु हो गया, जल हो गया या कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। पुष्प में जो उपस्थित परागकण होते हैं वह हल्के होते हैं, जो वायु, जल या कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन परागकणों का जो परागकोश है दोस्तों, पुष्प के वर्तिकाग्र एवं स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, इन परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यदि परागकण जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। परंतु
जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 आपका सही है, कथन 2 आपका गलत है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है दोस्तों वो है ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, यानी कि पथमापी कहते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर दोस्तों इसका प्रयोग वाहनों की चाल मापने में करते हैं, स्पीडोमीटर का प्रयोग। एक्सीलरोमीटर क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर दोस्तों वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है एक्सीलरोमीटर। अल्टीमीटर क्या है जो ऑप्शन में दिया गया है? अल्टीमीटर दोस्तों जो है इससे विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। विमानों की, हवाई जहाज़ों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर से हम वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार क्या होता है? तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें से बताना आपको कौन सा कथन सही है। इसमें आपके दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। देखिए दोस्तों, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपके कथन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा कथन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी कि बायां भाग दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग जो है दोस्तों वह वाम भाग की भांति दिखाई देता है। इसमें से बताना वो कौन सा कथन सही है। इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वो सीधा होता है, आभासी होता है और बिंब के समान आकार का होता है। ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है दोस्तों जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी है। ठीक है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दक्षिण भाग यानी कि दायां भाग दोस्तों वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दोस्तों दायां दिखाई देता है समतल दर्पण में। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपके क्या है, कथन सही है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का जो निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों में, साइड मिरर जिसे कहते हैं, स्टीयरिंग के बगल में जो मिरर लगा होता है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही होगा। दोस्तों, चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है तथा आवर्धित होता है। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वह अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग। कथन 2 आपको गलत क्यों है? क्योंकि वाहनों के पार्श्व यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। कथन में आपको कह रहा था अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो गलत है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, उत्तल दर्पण जो है वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं हम। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है तथा आकार में बिंब से छोटा होता है। उत्तल दर्पण, अगर बड़े प्रतिबिंब को हम छोटे में देखना है तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण लगता है, इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। कथन 1 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, उत्तल लेंस सदैव वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में बिंब से बड़ा होता है। ठीक है, अवतल लेंस कह रहा है सदैव आभासी होता है, सीधा होता है तथा आकार में बिंब से छोटा बन जाता है। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कथन 1 तो गलत हो गया आपका। क्यों? देखिए, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब तथा बनाता है, परंतु जब बिंब से लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ठीक है, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस को हम आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग में लाते हैं। सामान्यतः उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों, उस पर पड़ने वाला जो आपतित प्रकाश होता है अभिसारित यानी कि अंदर की ओर मुड़ने का कार्य कर देता है वो, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उत्तल लेंस जो होते हैं दोस्तों, उस पर जो प्रकाश पड़ता है यानी कि जो आपतित आने वाली जो किरण है, उन सभी किरणों को वो अंदर की ओर मोड़ देता है उत्तल लेंस। ठीक है, ठीक इस प्रकार इसे जो प्रकाश आता है वो अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कथन 2 भी आपका सही है। कथन 2 आपका सही है, कथन 1 आपका गलत था। ठीक है, अवतल लेंस दोस्तों जो होते हैं वो सदैव आभासी होते हैं, सीधा होता है तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अपसारित यानी कि बाहर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बाहर की ओर मुड़ता है इसलिए अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो अंदर की ओर मुड़ता है, इसलिए उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, कथन 1 इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कथन 2 आपका सही है, तो केवल बी, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष दोस्तों 22 मार्च का दिन जो होता है वो हर व्यक्ति का क्या होता है, जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 51% भाग पर जल पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपयोग के लिए उपलब्ध जो जल होते हैं, यानी कि ताज़े जल होते हैं जिसे हम पीते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का केवल 1% से भी कम है। लगभग 0.006% ही है पीने के लायक इस 71% जल में से। बाकी जल तो क्या होता है, खारा होता है जिसमें लवण युक्त होते हैं। इस विषय पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल यानी कि ताज़े जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को कम करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, देखिए घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़िए से भी क्या खाद्य श्रृंखला का सही क्रम चल रहा है। ठीक है, देखिए सभी जीव क्या है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कोई भी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जंतु पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम क्या होता है, चलता रहता है। यह प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ से ख़त्म होगी, फिर यहीं से शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी ये प्रक्रिया। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। घास को कीट खाया जाता है। ठीक है, कीट को क्या खाते हैं, मेढक खा जाते हैं, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को गरुड़ खाया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। ठीक है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, पहला कथन कह रहा है, यह मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। अपघटक जो होते हैं वो मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कौन सा, कूट का प्रयोग करके बताना है कौन से आपके सही है। देखिए दोस्तों, अपघटक जो होते हैं वो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृत पादपों यानी कि मरे हुए पादप और जंतु ऊतकों को खाते हैं। अपघटक क्या करते हैं, इन्हें खाते हैं, मरे हुए पादप और जंतु को। ये उन्हें एक हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस क्या करते हैं, ह्यूमस पादपों के लिए पोषक के रूप में काम करता है, इसलिए अपघटक जो होते हैं वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और तो दोनों आपके सही हैं।
अगला प्रश्न है आपका आपंक। अगला प्रश्न है आपंक स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन कह रहा है अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें से दोस्तों आपको बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन आपके सही हैं। इस दोनों कथन में से दोस्तों आपंक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इनमें से दोस्तों कथन 1 और कथन 2 आपके दोनों सही हैं। ठीक है, इसके संबंध में कथन 1 और कथन 2 आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट जल क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न जो आपंक होते हैं उनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मिट्टी में क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली जो बायोगैस का उपयोग दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। साथ ही इसका उपयोग दोस्तों विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन कह रहा है मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। इसमें से बताना आपको कौन सा कथन आपके सही है। देखिए दोस्तों, भारत में कृमि प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। इसलिए आपका कथन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए कथन आपका 2 गलत है, क्योंकि कथन में क्या कह रहा था? जल की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग कर आवश्यकता होती है, जबकि इस प्रक्रिया में जल की बहुत कम मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, कथन 3 आपको सही है, क्योंकि इस शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छतापूर्ण है। इसमें मानव का जो मल जो होता है वो कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए बहुत समृद्ध पोषक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 3 आपके सही हैं, कथन 2 आपका गलत है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल की बहुत कम मात्रा का प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा का नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कर लीजिएगा।